से जुड़े हुए हैं, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। और पॉलिटी एंड गवर्नेंस सारी प्लेलिस्ट तैयार हैं, आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। आज हम नया शुरू करने जा रहे हैं। तो डिजिटल कोलोनियलिज्म के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले कि ये क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों आया, क्यों बात चर्चा चली इसकी। तो उसका कारण था कि फॉर्मर जो हमारे इंडियन वाइस प्रेसिडेंट थे, आपको याद होगा, धानकर जी, तो उन्होंने एक रेस किया कंसर्न। किसका कंसर्न रेस किया कि डिजिटल कोलोनियलिज्म है हमारे देश में। अब एक्स जो वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे, उनके बारे में अगर हम बात करें तो देखो जी, उन्होंने बात कही कि भाई डिपेंडेंस हमारी बहुत ज़्यादा फॉरेन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर है एंड नॉट इन्वेजन एज अ प्राइम थ्रेट टू सोवरेनिटी। कि डिजिटल कोलोनियलिज्म है और डिपेंडेंस है हमारी फॉरेन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और हमें ये भी एक थ्रेट भी नज़र आ रहा है कि सोवरेनिटी को लेकर एक बहुत बड़ी बात है ना। तो यहीं पर बात निकल कर आई कि जगदीप धांकर जी ने जब ये बात कही ना, जो हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट थे, आपको पता होगा इन्होंने अभी रिसेंटली रिज़ाइन दिया और अभी नए सेलेक्ट होकर आएंगे। तो डिजिटल कोलोनियलिज्म पे जब ये वर्ड आया तो सवाल ये उठता है, ये होता क्या है। तो डिजिटल कोलोनियलिज्म का मतलब है गाइस, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है ये ऐसा, जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ जो है वो बेसिकली बिग टेक कंपनीज़ होती हैं ना आपकी। कौन कौन सी बिग टेक कंपनीज़ हैं? देखो, बिग टेक कंपनीज़ का मतलब जैसे आपका एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, सैमसंग है, इंटेल इनकॉर्प है ना। ये सारी की सारी आपकी बिग टेक कंपनीज़ होती हैं, समझ गए। जैसे आपकी एप्पल कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट है। तो ये कह रहा है कि ये ना डिजिटल कोलोनियलिज्म में क्या होता है, डिजिटल टेक्नोलॉजी जो बिग टेक कंपनीज़ यूज़ करती हैं, है ना, उससे ये क्या करती हैं, डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं, ठीक है, एनालाइज करती हैं यूज़र के डेटा को अपने प्रॉफिट और मार्केट इन्फ्लुएंस के लिए। तो समझ में आ रहा है डिजिटल कोलोनियलिज्म में क्या हो रहा है। ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं ये क्या करती हैं कि यूज़र के डेटा को अपने प्रॉफिट के लिए, मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ये बेसिकली ये बिग टेक कंपनीज़ क्या करती हैं, उनके डेटा को एक्सट्रैक्ट और एनालाइज करती हैं। अब डिजिटल कोलोनियलिज्म से जितनी भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनको लग रहा है कि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ द्वारा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। जितनी भी ये बड़ी बड़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की है ना, ये क्या करते हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा, सर्विसेज ऐसे कंट्रोल कर लेते हैं कि हमारी डेवलपमेंट में भी, जो डेवलपिंग कंट्री है उनके डेवलपमेंट पे भी बड़ा असर डालता है और इनइक्वालिटी भी पैदा करता है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस बढ़ाता है। ये डेटा एक्सट्रैक्शन, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। अब इसके में साथ साथ क्या बता रहा है कि डिसेंट्रलाइज कैप्चर होता है, मैनेजमेंट होता है डेटा का फ्रॉम इंडिविजुअल, बिना उसके कंसेंट के या उसके कंसेंट के भी, या उससे आप अल्टीमेटली आप इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी को भी थ्रेटन कर रहे हो, स्टेट की भी ऑटोनॉमी को थ्रेटन कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हो, क्योंकि ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ क्या करती हैं, किसी भी गवर्नमेंट कॉरपोरेशन के सर्वेलेंस कंट्रोल में यूज़ कर आपको उनके बारे में बता देगा, उनकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो ग्लोबल साउथ के नेशंस की हैं उनके बारे में बता देगा, ठीक है ना। तो फॉर्मर जो जगदीप धांकर जी ने बोला, कंसर्न रेस किया, डिजिटल कोलोनियलिज्म जो है उससे हमारी फॉरेन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत डिपेंडेंस है, ठीक है ना। नॉट इन्वेजन एज अ प्राइम थ्रेट टू सोवरेनिटी। प्राइम थ्रेट क्या होता है सोवरेनिटी की बात अगर हम बात करते हैं तो कह रहे हैं कि प्राइम थ्रेट तो नहीं है सोवरेनिटी के लिए, वो तो नहीं इन्वेड हो रहा, लेकिन आप सोचो ना कितना बड़ा हम डिपेंडेंसी हमारी क्या बढ़ रही है। तो प्राइम जो थ्रेट होता है नेशनल सोवरेनिटी को, वो क्या होता है कि आपका इंटरकनेक्टेडनेस, इंटरडिपेंडेंस होता है, जिससे आपका कंट्रोल लूज़ हो रहा है, डोमेस्टिक अफेयर, डिसीजन मेकिंग आपकी जाती है। जैसे जब ग्लोबलाइजेशन आया था तो बहुत इल्ज़ाम लगा था ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में क्या हो रहा था कि अगर हम ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट को, आपने क्लास 12 की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा हो, जो लास्ट चैप्टर है वर्ल्ड वाली बुक का, उस किताब में लिखा हुआ है ना कि सबसे बड़ा बात क्या हुई कि सोवरेनिटी पे असर पड़ सकता है। तो कह रहा है कि डायरेक्टली तो ये नहीं कर रहा, लेकिन आपको डिपेंडेंसी तो दे ही रहा है बेसिकली, ठीक है। तो फिर यहाँ पर कह रहा है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से डेटा है जो कि डिजिटल कोलोनियलिज्म का काम करता है। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, हाइटेंड इकोनॉमिक गेन्स, कि बाय इनेबलिंग बिग ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि यूज़र्स एनालाइज कर पाएँ, बिहेवियर उनका देख पाएँ, प्रेफरेंसेस चेक कर पाएँ। तो इकोनॉमिक गेन्स को हाइटन करने के लिए भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर सेकंड क्राइसिस क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एज, फैसिलिटेट प्रिसाइज प्रेडिक्शन अबाउट बोथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव बिहेवियर।
कि एक तो डेटा आपका इकोनॉमिक गेन इनका हाई हुआ, इन्होंने एनालाइज करा, लोगों के प्रेफरेंसेस वगैरह पढ़ते रहते हैं, उसी आप खुद चेक करो। आप जैसे मान लो, ठीक है, आप कोई भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, ठीक है, इनको आपकी प्रेफरेंसेस पता चल जाएंगी कि आप कहाँ पे जा रहे हो, कौन सी ऐप को यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना। उसके साथ ही ये क्या करते हैं, उसी टाइम पे फिर आपको ही वैसे ही एडवर्टाइजमेंट दिखाने लग जाते हैं कि आप ख़रीदने लग जाओ चीज़ों को। कॉम्पिटिटिव एज, इससे इनको कॉम्पिटिटिव एज भी मिलती है, क्योंकि आपको इनको पहले ही पता होता है कि यूज़र की ज़रूरत क्या है, उस हिसाब से ही उसके सामने रखते हैं और इनको फिर फ़ायदा मिलता है। इससे ना एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आप मान लो कि डीप लर्निंग यूज़ करते हो, उससे आपके पास एक्सटेंसिव डेटा सेट आ जाएगा, उससे एआई मॉडल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। फिर एक्सचेंज वैल्यू ऑफ डेटा, यानी इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, मोनेटाइज करना शेयरिंग डेटा को, सिमिलर बेनिफिट देना, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं डिजिटल कोलोनियलिज्म के लिए। अब ये नेक्स्ट कह रहा है उसे कौन कौन से पिलर्स हैं जिससे डोमिनेंस जो है बेसिकली कैरेक्टराइजिंग डिजिटल कोलोनियलिज्म, कैसे कैसे पता चलता है हमें, कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं, कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि डोमिनेंस डिजिटल कोलोनियलिज्म का बढ़ रहा है। सबसे पहली बात है इकोनॉमिक डोमिनेंस। देखो, जितने भी ये बिग कॉरपोरेशंस हैं, ये फॉरेन कंट्री के रिसोर्सेज को सीज करते हैं, टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी क्रिएट कर देते हैं। आप देखो, कोई भी फ़ोन आप खरीदते हो, चाहे आप एंड्रॉयड खरीदते हो या आप कोई एप्पल का फ़ोन खरीदते हो, उसमें एक चीज़, एप्पल में तो चलो सफारी होता है, इसके अलावा जितने भी सर्च इंजन है वो कौन सा आता है, गूगल आएगा। कोई भी फ़ोन ले लो आप एंड्रॉयड का, आपको गूगल का सर्च इंजन पहले ही मिलेगा। फिर डेस्कटॉप ऑपरेट करते हो तो वहाँ माइक्रोसॉफ्ट की विंडो ही खुलेगी। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो फेसबुक, ट्विटर बहुत छाए रहते हैं। तो आप सोचो कि और कोई हमें सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स के नाम पता ही नहीं, हमें फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर के अलावा क्या पता है। इनकी मोनोपोली हो गई है बिग टेक कंपनीज़ की, इनके पास सारा हमारा डेटा जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या हमारी प्रेफरेंसेस है, क्या हम खाते हैं, क्या हम पीते हैं, कैसा हम पहनते हैं, इनको सारा डेटा मिल रहा है हमारा। फिर सेकंड प्रॉब्लम है इम्पीरियल कंट्रोल ऑफ आर्किटेक्चर, यानी कि जितने भी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं या नॉन फ्री लाइसेंसिंग रेजीम है, वो मॉडिफिकेशन, एक्सेस वगैरह रिस्ट्रिक्ट करती हैं, लॉक कर देती हैं डिजिटल सेल्फ सफिशेंसी के नाम पर। जैसे जो ये ऐप स्टोर पॉलिसी है एप्पल और गूगल की, ये यूनिलेटरल डिसीजन था ओवर व्हाट एप्स एंड फीचर्स आर अलाउड, कौन से फीचर अलाउड है, कौन से वो नहीं है। तो आप ये भी तो देखो कि आपकी कोशिश क्या हो रही है, आप चाहते हो कि कस्टमर वही देखे जो आप उसको दिखाना चाहते हो। इसी को कहते हैं ऐप स्टोर पॉलिसीज़ बेसिकली। अब ऐप स्टोर पॉलिसीज़ में इन्होंने लगा रखा होता है कि कैसे इसको करना है, क्या करना है। तो यानी कि इम्पेरियलिज्म तो आपने फिर लगा दिया है, ठीक है, लॉक कर दिया है आउट ऑफ डिजिटल सेल्फ सफिशेंसी। फिर उसके बाद सर्विलेंस, ग्लोबल सर्विलेंस हो रहा है कैपिटलिज्म में। एडवांस जो इनके डेटा साइंस या मशीन लर्निंग है, उसकी वजह से इनको ये पूरा पता चल जाता है यूज़र का बिहेवियर क्या है, और उसकी हिसाब से ही ये क्या करते हैं, बिजनेस के सारे डिसीजंस लेते हैं। सोचो आप, जैसे फेसबुक है ना, उसके पास मास डेटा हार्वेस्टिंग वो कर ही चुका है बाय थर्ड पार्टीज लाइक कैम्ब्रिज एनालिटिका इन्फ्लुएंसिंग इलेक्शन। सोचो आप, फेसबुक की वजह से ही हुआ था ये सारा काम। उन्होंने ऐसा डेटा हार्वेस्ट कर लिया था, थर्ड पार्टी को पकड़ा दिया, उन्होंने पैसे ले लिए फेसबुक वालों ने और इलेक्शन जितवा दिया उनको वहाँ पर। फिर टेक हेजुमनी क्रिएट होती है बेसिकली। टेक हेजुमनी कैसे क्रिएट होती है कि जितनी फ्यू बिग टेक फर्म्स हैं वो नैरेटिव ऐसा सेट कर देती हैं कि टेक्नोलॉजी को कैसे एक्सपेंड करना है। अमेज़ॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल क्लाउड है, ये वास्ट मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड वाइड क्लाउड सर्विसेज को कंट्रोल कर रहे हैं। इन्हीं को जानते हैं, इसके अलावा हम क्या जानते हैं। फिर उसके बाद यहाँ कह रहा है कल्चरल इम्पेरियलिज्म की बात है, यानी डिपिक्ट करना होमोजेनिटी एंड सुपीरियरिटी ऑफ टेक्नोलॉजीज़। अपनी वैल्यू, अपना लैंग्वेज, अपने कल्चर को ये सबसे ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे एल्गोरिथमिक बाइस क्रिएट कर देते हैं, ऐसा कंटेंट देते हैं कि जिससे इनका कल्चर डोमिनेंट हो। देखो कितना खतरनाक है, यानी डिजिटल कोलोनियलिज्म। आप कैप्चर हो रहे हो इकोनॉमिकली, कल्चरली, कितने कैप्चर, टेक्नोलॉजिकली, आप तीनों तरह से कैप्चर हो रहे हो। देखो यहाँ पर फिर डिस्कोर्स ऑफ बेनेवलेंस,
और कह रहा है देखो डिजिटल टेक्नोलॉजीज ऐसा फ्रेम करती हैं कि वो कितनी प्रोग्रेस है, कितनी गुड है, कितना ह्यूमन राइट्स का ध्यान रख रही हैं। जैसे फेसबुक का फ्री बेसिक रोल आउट जब अफ्रीका में हुआ तो फिलैंथ्रोपी मिली इनको। पोजीशन फिलैंथ्रोपी वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर पोटेंशियली सर्विंग एज अ टूल टू एक्सपेंड मार्केट शेयर। कह रहे जब इन्होंने फ्री बेसिक्स दिया ना कि भाई हम लाएंगे इनको फिलैंथ्रोपी, इनके पोजीशन पर क्वेश्चन उठ गया कि भाई तुम झूठ मत बोलो, तुम मार्केट शेयर और अपनी मार्केट को बढ़ाने और डेटा कलेक्ट करने के लिए ही हरकत कर रहे हो। आप सोचो ये ऐसे काम करते हैं और दिखाते क्या है अपनी इमेज कि हम तो कितना महान है। ये इनका फ्री बेसिक जो है ना, ये मेटा कनेक्टिविटी जो आज का है, ये इनिशिएटिव था फ्री एक्सेस देना लिमिटेड सेट ऑफ बेसिक वेबसाइट्स पर, मोबाइल डिवाइसेस पे फ्री एक्सेस दे रहे हैं। ये internet.org वैसे प्रोजेक्ट पे खोलो, अब आपको इंक्रीज हो जाएगा, इससे इनकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी मोबाइल ऑपरेटर्स को जो चार्ज नहीं देते ना डेटा का। जैसे मान लो आपको फेसबुक तब चला पाते हो ना जब वाईफाई इंटरनेट से आप उसको लगाते हो, तभी फेसबुक चलता है या कोई भी हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। इन्होंने रोल आउट जो अफ्रीका में किया था, जो ये फ्री बेसिक्स है ना, जो आज की डेट में ये मेटा कनेक्टिविटी है बेसिकली। इससे क्या होता है मेटा कनेक्टिविटी से, ये पहले फ्री एक्सेस देते हैं ये लिमिटेड सेट ऑफ बेसिक वेबसाइट्स पर मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो इन्होंने अफ्रीका को दिया था ये। तो अफ्रीकन गवर्नमेंट को पहले तो लगा भी फिलैंथ्रोपी मिलनी चाहिए, इन्होंने इतना ध्यान रखा, बाद में क्रिटिसाइज़ हुआ है कि भाई तुम बेवकूफ़ किसको बना रहे हो। अब की इशू क्या है डिजिटल कॉलोनिज्म के बारे में चिंता करने की बात इसलिए है क्योंकि ये नॉर्थ और साउथ को डिस्पेरिटी बढ़ा रहा है, गैप बढ़ा रहा है। रैपिड डिजिटलाइजेशन से, डेटा मोनेटाइजेशन प्रैक्टिसेस से डिस्पैरिटी बढ़ रही है। नॉर्थ और रिच और टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहा है, साउथ अभी उतना बढ़ ही नहीं पा रहा आगे। फिर क्योंकि आपके पास सारा डेटा आ गया और आपने इतनी मोनोपोली कर दी है कि वो वहाँ पर नहीं बना सकते बैठ के फेसबुक का कुछ नया वर्जन, कुछ नया अच्छा वर्जन। फिर नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम बहुत भारी है, आपके लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोज हो जाएंगे, वल्नरेबिलिटी पता चल जाएगी, फॉरेन में मैनिपुलेट हो सकती हैं चीज़ें आपके लोकल। फिर प्राइवेसी एंड डिजिटल राइट्स की बात अगर करें तो रिलायंस ऑन फॉरेन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, आपकी प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी, आपके डिजिटल राइट्स वायलेट होंगे। फिर जितने भी एग्जिस्टिंग आपके थ्रेट हैं लोकल बिजनेस को लेकर, वो वाली प्रॉब्लम्स आएगी। इकोनॉमिक लॉसेस में प्रॉब्लम है, जो डिजिटल टेक जाइंट है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग टू मूव प्रॉफिट टू लो और नो टैक्स कंट्रीज़, उनको इकोनॉमिक लॉस देखने को मिलेगा। रेगुलेशंस की प्रॉब्लम होंगी। वंस प्लेटफॉर्म रीच क्रिटिकल मास में पहुंच जाएंगे तो इसमें लॉक यूज़र शिपलिंग, लोकल कंपटीशन को आप हिलाओगे, रेगुलेशंस को लूज़ कराओगे, इकोनॉमिकली तो नुकसान कराओगे ही कराओगे आप। फिर इसीलिए भारत सरकार ने भी और कई दूसरे कंट्रीज़ ने भी डिजिटल कोलोनियलिज्म को टैकल करने के लिए कुछ तो मेजर्स लिए, और सबसे बड़ा मेजर लिया इन्होंने क्या इन इंडिया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 DPDP एक्ट। इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनाया प्रोटेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा। आपको पता है ये DPDP मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि जो भी आप पर्सनल डेटा भारत के बाहर अगर उठा रहे हो, इट इज़ फॉर ऑफरिंग गुड्स एंड सर्विसेज, आपको पहले ही देखना पड़ेगा। पहले आप ये जो प्रोविज़न जो क्रिएट करा है ना, इसमें आप अनफेयर तरीके से कुछ भी नहीं करोगे। आप एप्लीकेबल है टू प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया, आपको पहले प्रोविज़न में आपको जाना पड़ेगा। देन कंपटीशन एक्ट हमने किया कि भाई अनफेयर प्रैक्टिस नहीं कर सकते आप, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया गया है, इसमें फ्री ट्रेड को इंश्योर किया गया है। ग्लोबल एडवोकेसी के फॉर्म में इंडिया ने एडवोकेट स्ट्रांगली किया था G20 में भी, ब्रिक्स में भी, WTO में भी। तो अंडर इंडिया G20 लीडरशिप टास्क फोर्स क्रिएट हुआ कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से चलाना है। फिर इवन इंडिया ने, पता है इंडिया का अपना फाउंडेशनल DPI भी है, ताकि ई-कॉमर्स मोनोपोलीज अल्टरनेटिव भी हम ढूंढ पाएँ। दूसरी कंट्रीज़ ने भी बहुत काम किया, जैसे यूरोपियन यूनियन ने अपना डेटा एक्ट, डेटा गवर्नेंस एक्ट, AI एक्ट सब बना दिए, ताकि यूरोप के जो सिटीजन्स हैं उनके डेटा राइट्स और डिजिटल ऑटोनॉमी प्रमोट हो सके। चाइना ने डिजिटल सिल्क रोड कर दिया, ये कोर कंपोनेंट है उनके चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, समझ रहे हो। AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, सर्विलेंस टेक्नोलॉजी, हाई टेक चीज़ें उठाई हैं इन्होंने। रशिया ने भी सॉवरेन इंटरनेट लॉ बनाया ताकि डिजिटल कोलोनिज्म से बचा जा सके। तो वे फॉरवर्ड में क्या कह रहा है, डिजिटल सोवरेनिटी बहुत ज़रूरी है। कोई भी स्टेट अपनी एक्सरसाइज करे, डिजिटल एसेट्स को बचाए, इंटायर वैल्यू चेन ऑफ डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन। ये देखिए डेटा लोकलाइजेशन, यानी डेटा टू ओनली टू बी स्टोर प्लस ट्रांसफर्ड प्लस प्रोसेसिंग इनकी हो विद इन नेशनल बॉर्डर्स।
कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनाना है फॉर गवर्नेंस, डेटा जनरेट करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए, क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लोज को चेक करने के लिए, ताकि ग्रोथ, पब्लिक इंटरेस्ट, ये सब पॉलिसीज़ बैलेंस हो पाए, डेटा लाइफ साइकिल ऑप्टिमाइज हो पाए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल डिवाइड ख़त्म हो पाए, अनएथिकल जो भी स्टैंडर्ड्स थे अपहोल्ड कर पाए हम एथिकल स्टैंडर्ड्स। तो कंक्लूजन में कह रहा है कि रेगुलेटरी लैंडस्केप तैयार हो ताकि डिजिटल सोवरेनिटी, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत सारी कंट्रीज़ को इसमें रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगा है। कई सारे इन्होंने जैसे स्पिल इंटरनेट करके है ना, ये इंटरनेट को फ्रेगमेंट करता है लॉन्ग जियोपॉलिटिकल लाइंस। तो हमें ये सबसे पहले समझना होगा कि इम्पॉर्टेंस क्या है ग्लोबल डिजिटल कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी की। देखो हम पूरी तरह से रेगुलेट तो करें, बहुत कॉम्प्लेक्स भी है इसको रेगुलेट करना है, क्योंकि हर कंट्री का अपना रिस्पॉन्ड होगा, डिप्लोमेटिक एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे ताकि डिजिटल सोलिडैरिटी जो है वो इंश्योर हो पाए। अब मामला यह आता है कि शब्द पे चलते हैं हम कि डिजिटल सोलिडैरिटी होती क्या है। तो हम समझते हैं कि डिजिटल सॉलिडारिटी क्या होती है। देखो, डिजिटल सॉलिडारिटी का गाइस मतलब होता है कोलैबोरेटिव, ठीक है, एक कोलैबोरेटिव, एक सपोर्टिव अप्रोच बेसिकली, ठीक है, अमंग नेशंस, ताकि वो एक शेयर्ड इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल गोल्स को अचीव कर पाएँ, जिसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, म्यूचुअल सपोर्ट होना चाहिए, अलाइनमेंट होना चाहिए, और डिजिटल इसकी एज की कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। गॉट इट। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशंस के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने रिसेंटली बैन लगाया कि पब्लिक एक्सेस नहीं होना चाहिए कुछ सेवरल OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदे गंदे ऑब्सीन कंटेंट को दिखाते हैं। अब ये बैन कैसे लगा पाए वो, क्योंकि IT एक्ट 2000 का बना हुआ है, IT एक्ट का एक इंटरमीडिएरी रूल 2021 बना हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रंजीत D उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965 में यानी 1965 में साफ बोला था ऑब्सिनिटी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो सकती है टू फ्री स्पीच। आर्टिकल 19 में रिस्ट्रिक्शन लगेगी कब, जब ऑब्सिनिटी का मामला होगा। अब कंटेंट को रेगुलेट करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि सोसाइटल रीच है, इन्फ्लुएंस है। आप 950 मिलियन लोगों को, उससे ज़्यादा लोगों को आप इंटरनेट का एक्सेस दे रहे हो। अगर अनरेगुलेटेड कंटेंट जाएगा तो आपकी सोसाइटी पे तो बहुत गंदा असर पड़ेगा। फिर वायलेंट बिहेवियर 2010 में जब स्टडी हुई, पोर्नोग्राफी वीडियोज़ को एनालाइज किया गया कि 90% सीन जो है वो फिजिकल एग्रेशन के हैं। फिर बोला गया भैया 3 तरह के बच्चे हैं, चाइल्ड, चिल्ड्रन, वुमेन, माइनॉरिटी, वल्नरेबल ग्रुप है, इसको प्रोटेक्ट करना है। अर्ली एक्सपोजर होगा तो इससे बच्चे का जो हेल्दी रिलेशनशिप है वो ख़राब होगा, वुमेन ऑब्जेक्टिफाई हो जाएगी, ऑनलाइन हेट स्पीचेस बढ़ेंगी। तो एथिकल इम्पेरेटिव्स में क्या कह रहा है, अनकंट्रोल्ड डिसमिनेशन ऑफ डिग्रेडिंग मटेरियल सोशल नॉर्म्स को ऑल्टर कर सकता है, वैल्यूज़ को, इंस्टीट्यूशंस को। तो यहीं पे एक मामला है हार्म टू सोसाइटी एग्जाम्पल 2021 का बुली बाई ऐप इंसिडेंट है, जहाँ क्या कह रहा है इमेजेस जो वुमेन की हैं उनको ऑनलाइन ऑक्शन कराया जाएगा। जेस हार्म का जो मिल हार्म प्रिंसिपल है उसने परमिट किया लिमिटिंग इंडिविजुअल लिबर्टी व्हेन इट कॉजेज हार्म टू अदर्स या सोसाइटल वेलबींग को डिग्रेड करने के लिए। ह्यूमन एज अ मीन्स को देखें तो कंटेंट दैट रिड्यूस पीपल टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट के लिए कोई भी दिखाए, मान लो, है ना, तो इससे साफ बना हुआ है। इमैनुअल कांत ने तो साफ कहा था आप ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जाओगे अगर आप ऐसी चीज़ों को कैटेगराइज नहीं करके हटाओगे नहीं। और इससे इम्पैक्ट कितना गंदा पड़ता है, अनइक्वल इम्पैक्ट है। अकॉर्डिंग टू इंडियन पॉलिसी फाउंडेशन, जो लो इनकम लोग हैं उनके पास डिजिटल लिटरेसी है नहीं एंड आर मोर एक्सपोज टू ऑब्सीन कंटेंट। फिर क्या करोगे आप, इनको भी कैसे बचाओगे? तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसीलिए लाया गया है कि ऑब्सीन कंटेंट को हमें बचाना है। IT एक्ट जो 2000 का है उस एक्ट में साफ बोला है, सेक्शन 67 का A, 69 है, 79 सब में बोला गया है कि ऑब्सीन कंटेंट को रोको, चाहे IT रूल्स हो, चाहे भारतीय न्याय संहिता हो, सब जगह। BNS जो है ना, भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 294 में साफ डिफाइन किया ऑब्सीन क्या होता है, इसमें क्या क्रिमिनलाइजेशन है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे होता है, ये सब लिखा हुआ है। पॉस्को एक्ट है हमारे पास इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वुमेन एक्ट है। तो चैलेंजेस हमारे क्या हैं? रेगुलेट कंटेंट को करना आसान भी नहीं है, क्योंकि रेगुलेटरी चैलेंजेस है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, क्रिएटिव फ्रीडम है। क्योंकि रेगुलेटरी ओवरलैप क्या प्रॉब्लम आ जाता है, जो IT रूल्स हैं या हमारे जो ओवरसीज कंटेंट है ना, वो कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं, ऑब्सिनिटी को डिफरेंट तरीके से पढ़ा जाता है,
एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, प्राइवेसी का प्रॉब्लम, इलीगल कंटेंट है, सोशल मीडिया का एल्गोरिथम ऐसा ट्रैप हो रखा है, एक्सीडेंटल एक्सपोजर टू सजेस्टिव कंटेंट ट्रिगर्स, फिर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स की प्रॉब्लम, फिर बैन ऑन फिल्म, जैसे फायर होमोसेक्सुअलिटी पे थी तो उसको बैन करना पड़ा, तो लोगों ने सवाल उठाया कि भाई ये क्या बात है, आप तो क्रिएटिव फ्रीडम को ही लात मार रहे हो, तो अल्टीमेटली आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी कि फ्रीडम राइट जो है हमारा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को छीन रहे हो, इस पर इल्ज़ाम लगता है। तो वे अहेड में कह रहा है देखो जी, मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कंटेंट क्रिएटर हैं, वो एक बैलेंस बना के उनको रखना ही पड़ेगा बिटवीन किसके, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड सोशल सेंसिटिविटी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, एआई पावर्ड कंटेंट करना है, ऑटोमेटेड प्रोफेनिटी फिल्टर्स का इस्तेमाल करना है, इंडस्ट्री लेड सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ डेवलप करना पड़ेगा आपको सेल्फ रेगुलेशंस। बेस्ट प्रैक्टिसेस है, देखो यूरोपियन यूनियन में क्या होता है, वहाँ ऑडियो विजुअल मीडिया सर्विसेज हैं, वो आप देख सकते हो ये अच्छा परफॉर्म कर रही है और इससे प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी है और जनरल डेटा प्रोटेक्शन के अंदर ये अच्छे रूल्स भी बने हुए हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। टेक्नोलॉजी ऐसी इस्तेमाल करो जहाँ पर ऐसी चीज़ें फ़िल्टर हो जाएँ, कंटेंट स्कैनर यूज़ करो, एआई पावर्ड कंटेंट एनालिसिस ऐसा बनाओ आप, ठीक है जी। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025। आपको पता है इस बार नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 ऑलरेडी यूनियन मिनिस्ट्री ने बना रखी है। सेकंड एक ऐसी पॉलिसी है ताकि कोऑपरेटिव सेक्टर्स को बूम मिले, पहले 2002 में किया था, अब 2025 में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कोऑपरेटिव्स हैं बहुत बड़े की ड्राइवर हैं विकसित भारत या सहकर से समृद्धि तक जाने के लिए। 50 करोड़ ऐसे हमारे नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं जो मेंबर नहीं हैं, इनएक्टिव हैं कोऑपरेटिव सेक्टर्स में, इनटू एक्टिव पार्टिसिपेशन, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है इस पॉलिसी के तहत। 6 स्ट्रेटेजिक मिशन पिलर पे ये काम करेगा। तो क्या क्या काम करेगा ये, जैसे पहला फीचर है इसके अंदर लेजिस्लेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ये इनकरेज करेगा स्टेट्स को कि कोऑपरेटिव लॉज को अमेंड करो, ट्रांसपेरेंसी इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाओ, फिनेंशियल एम्पावरमेंट करो, टैक्सेस को कट डाउन करो, सेक्टर स्पेसिफिक फिनेंशियल इंसेंटिव्स को बढ़ाओ, बूस्ट करो इकोसिस्टम की डेवलपमेंट, इनकरेज करो स्टेट्स को, यूटीज़ को, वन मॉडल कोऑपरेटिव विलेज बनाओ, फ्यूचर रेडीनेस वाली टेक्नोलॉजी दो इनको, नए सेक्टर्स दो इनको, क्लीन एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, या इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन वुमेन का, SC/STs का बढ़ाओ, ट्रिपलिंग करो कोऑपरेटिव सेक्टर्स का, GDP का कंट्रीब्यूशन बाय 2034 आपका पूरा ध्यान होना चाहिए कि कोऑपरेटिव सेक्टर्स की में है जो वो ट्रिपल हो जाए। इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने इम्प्लीमेंटेशन सेल भी बनाया। वाई वी आर फोकसिंग मोर ऑन दिस कोऑपरेटिव ग्रोथ, क्योंकि इससे यूथ का एंगेजमेंट हम बढ़ाना चाहते हैं, हम सेक्टर को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, फाउंडेशनल इंस्टीट्यूशन फ्यूचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, इसीलिए हमने नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई है। ये कोऑपरेटिव्स इंडिया में ना बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। 1904 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी थी, ऑटोनॉमस एसोसिएशन होता है। क्या होता है कोऑपरेटिव का अगर हम देखने आए तो कोऑपरेटिव्स का सीधा सा मतलब है ऑटोनॉमस होना, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, वॉलंटरी मिले हैं वो और कॉमन इकोनॉमिक सोशल कल्चरल नीड्स पे काम कर रहे हैं, जॉइंटली ओन डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइजेस पे काम कर रहे हैं। इनका स्टेटस क्या है, 8 लाख से भी ज़्यादा जो है वो कोऑपरेटिव्स जो हैं वो बेसिकली हमारे देश में हैं। तो चाहे वो कंज्यूमर हाउसिंग वगैरह वाली हो, नॉन क्रेडिट वाली हो, क्रेडिट वाली भी हों, उसमें भी हमारे पास हैं। 30 करोड़ से ज़्यादा लोग कोऑपरेटिव से एसोसिएटेड हैं। हाउसिंग है, डेयरी है, ये सारे के सारे इसी का पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अगर आप स्टेटस देखते हैं तो 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को विद द फॉलोइंग प्रोविजंस। क्या ऐड किया गया फंडामेंटल राइट में कोऑपरेटिव सोसाइटी 19 जो आपका राइट टू फ्रीडम वाला एक्ट है ना, उसका 19 का फर्स्ट क्लॉज का C पार्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम डाला गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 43B वहाँ पे कोऑपरेटिव्स के प्रमोशन की बात की गई है। 9th B है तो उसमें आर्टिकल 243 ZH से लेकर ZT तक कोऑपरेटिव गवर्नेंस की बात है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, ये सारे यूनियन लिस्ट में लिखे हुए आए हुए हैं। अब कोऑपरेटिव्स का फ़ायदा क्या है, क्योंकि गाइस ये रूरल इकोनॉमी को अपलिफ्ट करती है और 1/3 इंडिया की रूरल पॉपुलेशन डायरेक्टली कनेक्टेड है कोऑपरेटिव से, यानी हर 3 में से एक बंदा जो है वो क्या कर रहा है, कोऑपरेटिव्स में है। फार्मर्स को फ़ायदा होगा रिसोर्सेज पूल करने में, बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी क्योंकि अमूल मॉडल ऑफ गुजरात जैसे की है, इससे वुमेन भी एम्पावर होती है, इससे सस्टेनेबल ग्रोथ भी आई, जैसे केरला में आई।
ग्रीन प्रैक्टिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ होने लग गई, वुमेन की एम्प्लॉयमेंट के लिए काफ़ी रास्ते खुले, सेवा कोऑपरेटिव बैंक जैसे खुला हुआ है, कम्युनिटी टाइज इससे बढ़ेंगे, 1 person 1 vote इक्वालिटी फैलाएंगे, कोऑपरेटिव जो है इससे अल्टीमेटली क्या होगा, आपके लीडर्स डेमोक्रेटिकली या लीडरशिप स्किल्स उनको सीखने को मिलेंगी। अब चैलेंजेस क्या है कोऑपरेटिव्स के, तो लिमिटेड कैपेसिटी, रिसोर्सेज की बहुत भारी कमी है, ट्रेनिंग नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है, टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है हमारे पास, पॉलिटिकल इंटरवेंशन ये है कि इंटरफेरेंस बाय पॉलिटिकल पार्टीज हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी बचती ही नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी है, डिजिटल टूल नहीं है हमारे पास। 45% जो कोऑपरेटिव मेंबर्स हैं आर फैमिलियर विद डिजिटल टूल, लगाओ खाली 45% मेंबर को ही डिजिटल टेक्नोलॉजी चलानी आती है। टॉप 5 स्टेट जो हैं उन्हीं के पास सारी कोऑपरेटिव्स हैं, यानी कि महाराष्ट्र है, एक आपका गुजरात है, एक आपका मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, यही वाले स्टेट्स हैं जिनमें रीजनल इम्बैलेंस है, बाकी स्टेट्स का कुछ पता ही नहीं। वर्कफोर्स की शॉर्टेज है, यहाँ वर्कफोर्स नहीं मिलेगी आपको, कोऑपरेशन नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो कोऑपरेटिव्स को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम इसके लिए प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप को लेकर आ जाएं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर इनका अच्छा हो जाए, टेक्नोलॉजी इनको एडवांस मिल जाए, और इंक्लूसिविटी देखो बहुत ज़रूरी है, वीकर सेक्शन को हमें मर्ज करना पड़ेगा, और हम कोशिश करें अपनी ट्रांसपेरेंसी RTI एक्ट, कोऑपरेटिव गवर्नेंस इंडेक्स के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे PRI फिनेंसेस के बारे में। अब क्या है ये PRI फिनेंसेस, समझते हैं। PRI का मतलब क्या है, बेसिकली हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में कि उनके साथ फिनेंसेस का कैसा मैटर चल रहा है। स्टैंडिंग कमेटी की अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज ने, और एक रिपोर्ट दी कि भाई कैसे फंड्स को पंचायती राज सिस्टम में डिवॉल्व करना है, कैसे भेजने हैं, क्या करना है। तो रिपोर्ट ने फ्लैग आउट करा भाई पार्शियल डिवोल्यूशन हुआ है, फंक्शन फंड्स फंक्शनरीज स्टिल प्लेइंग PRI डिस्पाइट 3 डिकेड्स हो गए, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए हुए, लेकिन फिर भी ये बोला जा रहा है कि अभी भी ठीक ढंग से इनको पैसे पहुँचते नहीं हैं। इन्होंने एक टर्म भी यूज़ करी प्लेगिंग करके। अब ये क्या होता है, बेसिकली आप उसमें कर दो, प्लेग मतलब क्या होता है, लॉट ऑफ ट्रबल बेसिकली, है ना। प्लेगिंग का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा इनको आज भी ट्रबल है पैसों के मामले में, फिनेंशियल इश्यूज़, जबकि 73rd अमेंडमेंट तो कब की 1992 में ही आ गई थी, उसके बाद भी अभी तक कितनी प्रॉब्लम है। तो कह रहा है PRI को रेवेन्यू कहाँ से मिलता है, इसका सोर्स क्या है, कह रहा है या तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इनको ग्रांट दे दे, या टैक्स से आ जाए, या इनके अपने रिसोर्सेज क्या हैं, या तो ये कलेक्ट करते हैं, ड्यूटीज़ कलेक्ट, टोल टैक्स है ना, टोल टैक्सेस, ये सब फीसेस से मिलते हैं, या इनको सेंट्रली कोई स्पॉन्सर्ड स्कीम हो जाती है, जैसे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना है, अभियान है, उससे इनको पैसा मिलता है। इनके पास यही सोर्स है, इनके पास लिमिटेड सोर्स है। अब इश्यूज़ क्या है, इनके ठीक से फंक्शन क्यों नहीं कर पाती है, क्योंकि इनकी जो बजट में एलोकेशन होता है ना वो बहुत कम होता है, इनके फंडिंग बहुत कम है, इनका फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा नहीं है, ये इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है इनके पास, इनके पंचायत के इलेक्शन बहुत डिले होते रहते हैं, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल से आप लगा लो, तेलंगाना के OBC रिजर्वेशन हैज़ लेड टू डिले, फंड नहीं है, इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की फंक्शन ठीक से नहीं चल पाती है, इरेगुलर इनका जो फिनेंस का, जो स्टेट फिनेंस कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इरेगुलर है, 9 स्टेट्स खाली 6 इनके पास स्टेट फिनेंस कमीशन है, उसके बाद है ही नहीं। पुअर कंप्लायंस है, इनके जो भी ई-स्वराज पोर्टल वगैरह है वो ठीक से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, इनकी रेवेन्यू जनरेशन बहुत अच्छा नहीं है। तो इम्पॉर्टेंस बहुत है, देखो इनके पास पैसे की बहुत ज़रूरत है, और सच में ज़रूरत है, इससे भारत को भी पूरे कंट्री को फ़ायदा होगा, भाई रूरल डेवलपमेंट इन्हीं के पास तो होगी। अगर इनको सेंटर एंड स्टेट स्कीम में अगर PRI को डाउन कर देते हैं इम्प्लीमेंट, तो ग्रास रूट लेवल पे मिलेगा सब कुछ, एक्चुअल बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई हो जाएंगे, लोकल नीड्स का पता चल जाएगा, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा, जैसे अमूल ने ओरिजिनेट किया पंचायत लेवल, सपोर्ट किए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड ऑल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए अच्छा हो जाएगा। हेल्थ के फंक्शन से अगर हम देखें तो वो भी अच्छा है, जैसे अकॉर्डिंग टू RBI, जैसे स्टेट्स वेयर पंचायत गॉट हाई स्कोर्स इन हेल्थ न्यूट्रिशन वो मिल जाएगा। एजुकेशन की बात करें तो PRI इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड मेंटेनिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो मिलेगा। वुमेन की एम्पावरमेंट यानी वुमेन का पार्टिसिपेशन रिजर्वेशन में बढ़ता है, वुमेन जब इन्वॉल्व होगी लोकल गवर्नेंस में, एजुकेशन में, हेल्थ में, तो उससे वो स्पेशल फोकस उसको मिलेगा। तो पैसा चाहिए सब चीज़ों के लिए तभी हो पाएगा। तो हालांकि इनिशिएटिव लिए गए, ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन करी गई, स्वामित्व डेटा लाया गया, ग्राम स्वराज पोर्टल खोला गया, रैंकिंग करी गई, सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ रिकमेंडेशंस आई हैं रिपोर्ट द्वारा कि अभी तक भी ठीक से पैसा नहीं पहुंचा है, तो रिकमेंडेशन लो।
तो पहली रिकमेंडेशन आई री एलोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी, यानी सबसे पहले जो भी फंड हैं उनको आप इनके साथ पहुंचाओ, और इसको पहुंचाने के बाद ये भी चेक करो कि ऑप्टिमाइज यूज़ होना चाहिए, टाइमली भेजो पैसा एक तो, फिर चेक करो कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो उस पैसे का, फॉर्मूला बेस्ड मैकेनिज्म, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हो कि कितना बैकवर्डनेस वाला एरिया है, यहाँ पे कितने पैसे की ज़रूरत है, सब कुछ करो, पूरा एनालाइज करने के बाद आप दो। फिर कॉन्टीन्यूटी देखो कि इलेक्शन कितने सालों से डिले हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रही है अपॉइंटमेंट नॉमिनेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स की। फिर रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशन जो भी एसएफसी है, हाई लेवल है ना, वही तो काम करता है इनके लिए, उनसे पूछो भाई क्या बात है, इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं, रिपोर्ट्स निकालो, सिंपल फॉर्मेट दो। फिर उसके बाद ये देखो प्रॉपर ये यहाँ पर प्रिपरेशन कैसे नहीं हो रही है पंचायत लेवल पर, हर स्टेट से पूछो कि टाइम बाउंड रोड मैप होना चाहिए उनके पास कि कैसे हो रही है, लोकल फंक्शनरीज इनकी कैसी हैं, हेल्थ वर्कर्स कैसे हैं इनके। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज क्या प्रिपेयर करेगा, स्टेट ऑफ डिवोल्यूशन रिपोर्ट, और फिर क्या होगा, फिनेंशियल प्लस टेक्निकल, ताकि सपोर्ट मिल पाए, उसी से इनका रेवेन्यू जनरेट होगा, उसी से मोर ये पार दे पाएंगे पंचायत को, हाई परफॉर्मेंस को इंसेंटिवाइज कर पाएंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में। ये न्यूज़ में क्यों था, सबसे पहले हम समझते हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो रवि ब्यास का जो वाटर ट्राइब्यूनल है ना, वो 1986 में बना। उसने क्यों बनाया, एक्सटेंशन मिला इसको अनदर ईयर का, ताकि वाटर क्राइसिस को, पंजाब हरियाणा में खूब लड़ाई हो रही थी, पंजाब हरियाणा राजस्थान में खूब लड़ाई थी ब्यास रिवर के पानी को लेकर, खूब लड़ रहे थे लोग रवि और ब्यास के रिवर, इसीलिए तो ट्राइब्यूनल बना था। तो इसको एक्सटेंशन इसीलिए दी हुई, क्राइसिस दूर हो। अब इसमें इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट में और क्या हो रहा है समझते हैं। देखो सेंटर ने क्या करा, हाई लेवल कमेटी बिठाई, ताकि जो भी पोलावरम करके प्रोजेक्ट है तेलंगाना आंध्र प्रदेश, उसके पीछे लड़ रहे थे, बड़े टाइम से चल रहा था। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का विलिंगनेस थी कि भाई महानदी का वाटर डिस्प्यूट क्राइसिस दूर हो। अब इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट भारत में ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, ये कॉलोनियल पीरियड से चल रहा है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट होता था वहाँ मद्रास और मैसूर के बीच में, तो बहुत पुराना क्राइसिस है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट बेसिकली उसका कारण है असिमेट्रिक एक्सेस है पानी के रिसोर्सेज का। कुछ तो जोग्राफिकल दिक्कतें, कुछ स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। रिवर का फ्लो जो है स्टेट बाउंड्रीज से होते हुए जाता है, तो कुछ को फ़ायदा, कुछ को अपने अपर रेपेरियन वाले स्टेट्स को फ़ायदा होता है। अब स्टेट भी उस हिसाब से फिर उसको देखता है। फिर डिमांड बढ़ रही है, हर स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ रही है, एग्रीकल्चर एक्सपेंड हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सबकी डिमांड फॉर वाटर बढ़ रही है, इसलिए कारण है सारी प्रॉब्लम का। फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है यानी डिस्प्यूट बहुत बढ़ रहे हैं। डैम्स को लेके दिक्कत, नर्मदा रिवर में यही सब हुआ था, कावेरी का भी यही डिस्प्यूट था, डैम बन गया। फिर फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस अप्रोच है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अनसाइंटिफिक अप्रोच, ये तीनों क्राइसिस हैं हमारे वाटर गवर्नेंस अप्रोच पे। क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट के पास इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट का स्ट्रक्चर नहीं होता, स्टेट गवर्नमेंट के पास पर्सपेक्टिव नहीं होता, उनके पास वाटर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी नहीं होती। अनसाइंटिफिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रिवर बेसिन मैनेजमेंट के लिए कोई प्रोसेस ही नहीं है, प्रॉपर डेटा ही नहीं होता इनके पास कि कितना फ्लो है, कहाँ से जाना है, कितने पानी किसकी ज़रूरत है, कौन से स्टेट को क्या ज़रूरत है। इसीलिए लीगल फ्रेमवर्क थे इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने के लिए, आर्टिकल 262 इसीलिए बनाया गया। पहले से ही पता था ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बहुत फार साइटेड थे, उनको पता था ही लड़ेंगे, तो उन्होंने आर्टिकल 262 दे दिया कि भाई इससे सॉल्व करो आप। सुप्रीम कोर्ट को बोला गया भाई तुम भी चेक करो, देखो क्या प्रॉब्लम है। रिवर बोर्ड एक्ट बना दिया, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट बना दिया, 7 शेड्यूल में डाल दिया, कोई क्राइसिस ना रह जाए। फिर चैलेंजेस तो लेकिन देखो फिर भी हैं, क्योंकि बहुत डिले है, बहुत बड़ा मेजर इशू लेकिन डिले है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल की कुछ कॉन्स्टिट्यूटिंग ट्राइब्यूनल्स की वजह से, कुछ ट्राइब्यूनल अवार्ड डिलीवरी की वजह से कि 9 साल 400 साल में तो सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, और इतनी प्रॉब्लम चल रही है। फिर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कब डिसीजन तो कब आएगा, तो क्या होगा, पेंडिंग रिक्वेस्ट बड़ी पड़ी रहती है। और वाटर डिस्प्यूट आर फ्रिक्वेंटली डेल्ट विद मोर पॉलिटिकली, साइंटिफिकली नहीं हमारे यहाँ देश में एग्जाम चलता है, बड़ा पॉलिटिसाइज किया जाता है इस टॉपिक को। हमारे देश में पानी का डिस्प्यूट हो जाए तो वो साइंटिफिकली होना चाहिए ना, लेकिन होता पॉलिटिकली है। इन्वायरमेंट को हम पीछे छोड़ देते हैं, सोशल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट को तो हम गाली दे देते हैं, बिल्कुल हटा ही देते हैं उसको। स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन की बड़ी कमी है, इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोच रहे हैं और उसके बारे में, कंसर्न के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इंटरवेंशन इसीलिए ज़रूरत है स्टेट्स की। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैन नॉट एजुकेट द ओरिजिनल जजमेंट, खाली उन्होंने इंटरप्रेट किया ट्राइब्यूनल का डिसीजन ही कि भैया कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल में रिपोर्ट डिसीजन दिया था इन्होंने पूरा लिख कर कि भाई क्या लड़ रहे हो तुम। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी फाइनल वर्डिक्ट दी कि कितना कहाँ कंट्रीब्यूशन है, कहाँ पे स्लाइड चेंज करने की ज़रूरत, सब कुछ दिया सुप्रीम कोर्ट ने लिख कर।
फिर यहाँ पर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट की बात की जाए तो कुछ मेजर्स उठाए गए। 2019 में इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल आया, फिर ड्राफ्ट मैनेजमेंट बिल आया, नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट आया कि जहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया भी था अभी मेंस में कि जहाँ सरप्लस रीजन है पानी में वो डेफिसिट रीजन वालों की तरफ वहाँ पर मूव करा दो उस पानी को। इसीलिए वे फॉरवर्ड में कह रहा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऐसा प्ले करे कि फैसिलिटेटर मीडिएटर बने और म्यूचुअल चीज़ें कराए, डायलॉग एंड डिस्कशन पे काम सुधारे। इंटरस्टेट काउंसिल इसीलिए बनाई है आपने, समझ रहे हो। डार्क डेटा बैंक, ये सब AI कलेक्ट डेटा बेसिस का यूज़ करो आप, स्टेक होल्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करो। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बिना ये काम नहीं हो सकता, बुलाओ, आप बुलाना ही पड़ेगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉस्ट ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया। भारत में राजनीति की कॉस्ट क्या है, हम इसको समझने जा रहे हैं। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट आई वेस्ट मिनिस्टर फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी की सपोर्ट करते हुए कि केस आया कॉस्ट ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया कि जो कैंडिडेट है वो पॉलिटिक ऑफिस को कॉन्टेस्ट करने के लिए बहुत पैसा खर्च करता है। कहाँ से आ रहा है इतना पैसा, तो कह रहे हैं एस्केलेटिंग कैंपेन कॉस्ट। बहुत सारी मेजर लोकसभा की जो कैंडिडेट स्पेंड है वो 5 से 10 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। वेल्दी स्टेट्स जैसे तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। फिर सेकेंड प्रॉब्लम है रूटीन पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, कम्युनिटी इवेंट अटेंड करते हैं, सपोर्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट, सस्टेनिंग यहाँ पार्टी एक्टिविटीज़। फिर तीसरा क्राइसिस क्या है, सोशल मीडिया का स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है। जितने भी ये टेक एक्सपर्ट हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, ये यहाँ बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। वोट की बाइंग बहुत ज़्यादा है, ये वोट खरीद लेते हैं। ड्राइवर्स ऑफ कॉस्ट ऑफ पॉलिटिक्स कितने हैं, प्राइमरी सोर्सेज, पर्सनल वेल्थ, कंट्रीब्यूशन फॉर फैमिली, बिजनेस ग्रुप्स, क्राउड फंडिंग, इसका प्रॉब्लम, डिसएडवांटेज मार्जिनलाइज ग्रुप्स, इसका प्रॉब्लम। इम्प्लीकेशन क्या है इनका हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्शंस का, सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन है इम्प्लीकेशन फॉर गवर्नेंस, यानी ग्रोइंग बिजनेस पॉलिटिकल नेक्सस, सबसे बड़ी दिक्कत। हाई कॉर्पोरेट फंडिंग होगा, कैन स्क्यू पॉलिसीज टुवर्ड्स फाइनेंसर इंटरेस्ट, वेल्दी माइनिंग, कोल, रियल एस्टेट, ये सब प्रॉब्लम होगी। फंड रेजिंग फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इलेक्टेड लीडर्स अपनी रेजिंग फंड्स को प्रायोरिटाइज कर देंगे। करप्शन की प्रॉब्लम है, इंडिया में 96 नंबर पर है। आप सोचो ना, ट्रांसपेरेंसी नहीं है हमारा, करप्शन जो परसेप्शन इंडेक्स में, उसमें भी हमारी ब्लैक मनी की सारी पोल पट्टियाँ खुली हुई हैं। डेमोग्राफिक इंटीग्रिटी, पब्लिक ट्रस्ट नहीं है हमारे देश में, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, वोटर का फेथ उसमें रहता ही नहीं डेमोक्रेसी पे, तो हमें वैसे ही नहीं विश्वास रहा, अब डिस्करेज होती है इससे। प्रिविलेज जो है, हाई कॉस्ट किसको मिलती है, देखो वुमेन यूथ, उसको सबसे ज़्यादा बेचारों को नुकसान होता है। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि भैया स्पेंडिंग लिमिट क्यों नहीं लगा देते हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों आँख खोल के क्यों नहीं बैठ रहा, स्ट्रेंथन करो ना अपने ESI ओवरसाइट रिसोर्सेज, देखो कहाँ ये इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से ला रहे हैं। यूके ने नहीं लगाया, स्ट्रिक्ट एक्सपेंडिचर कैप लगा दिया, ऑडिट लगा दिया एक एक लेवल पे कि आप कर नहीं सकते। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशनल स्क्रूटनी लगा दी, स्टेट फंडिंग को बोल दिया कि इंद्रजीत कमेटी थी ना, गुप्ता कमेटी, सारे लॉज बने हुए हैं ताकि रिफॉर्म लॉ और वोट शेयर को चेक करो आप। वोट सेंसिटाइजेशन, यानी कि ये कह रहा है प्रायोरिटाइज करो अवेयरनेस कैंपेन, सिविल सोसाइटी, मीडिया, ACI की मनी पार के बेसिस पे कोई भी इलेक्शन ना लड़ा जाए। और रियल टाइम डोनेशन डिस्क्लोजर, जैसे होता है ना US में, कहीं से भी डोनेशन आई है फटाफट पता चल जाता है भी इस बंदे ने इसको डोनेशन इतनी मिली है, ताकि ट्रांसपेरेंसी बूस्ट हो। तो इलेक्शन कैंपेन फिनेंसिंग जो है इंडिया में वो एक हाई कॉस्ट बन चुकी है, रिसोर्स कॉन्सेंट्रेशन वाली बन चुकी है, खूब ब्लैक मनी का इस्तेमाल हो रहा है, खूब डेमोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, इक्वालिटी के नाम पे जीरो इक्वालिटी है। अर्जेंट रिफॉर्म चाहिए इसमें, कैसी रिफॉर्म चाहिए, अर्जेंट रिफॉर्म इलेक्शन फिनेंसिंग में, ताकि क्या हो सके, प्रोटेक्ट हो सके डेमोक्रेसी और स्ट्रिक्टर प्रोविजंस आ सकें कॉर्पोरेट डोनेशन लॉ को लेकर। नेक्स्ट हम टॉपिक करने जा रहे हैं लोअरिंग ऑफ एज ऑफ वोटिंग। ग्लोबली बहुत सारी सरकारों ने, बहुत सारी कंट्रीज़ की सरकारों ने, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, माल्टा है, एस्टोनिया, अर्जेंटीना, निकारागुआ, इन सभी कंट्रीज़ ने वोटिंग एज 18 से अभी कितनी कर दी है, 16 कर दी है। यूके भी अनाउंस करने वाला है, मतलब अनाउंस इवन कर चुका है प्लान कि हम करेंगे। अब भारत में 2020 में भी ये बिल आया था, आर्टिकल 326 को अमेंड करने का, कि वोटिंग एज अब 18 से 17 किए जाए, और ये प्राइवेट मेंबर बिल था। कैसा बिल था, प्राइवेट मेंबर बिल था। आपको पता होगा कि वोटिंग एज का जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है वो आर्टिकल 326 में लिखा हुआ है, और वहीं पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी सप्रेस की बात की जाती है। कोई भी 18 साल से कम उम्र का
बंदा वो वोट नहीं कर सकता, उसके अलावा दे सकता है। इंडिया ने पहले 21 से 18 की, तो 61st अमेंडमेंट था 960 आपका 1988। और राइट टू वोट हमारा एक स्टैचूटरी राइट है, याद रखना, अमेंडमेंट द्वारा आया था, ऑर्डिनरी लॉ पार्लियामेंट द्वारा आया था। अब ये फ़ायदा नुकसान देख लेते हैं पहले कि अगर वोटिंग एज 18 से 17 होती है तो उसके क्या फेवर है और इसके क्या अगेंस्ट है। ठीक है, फेवर में लोग कह रहे हैं कि अब बच्चों की कॉग्निटिव मैच्योरिटी 16 साल में हो जाती है। बच्चे हो गए हैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट, अभी बहुत अच्छा दिमाग आई कि उनका 16 साल के लेवल पे बहुत ज़बरदस्त है। इंटर जनरेशनल इक्विटी की बात कह रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज़ भी कर रही हैं, तो हमें भी करना चाहिए पॉलिसी मेकिंग ऐसी। इससे हमारा इलेक्शन का मैनिफेस्टो, वोट करने से हमारे पास क्या होगा, चाइल्ड राइट, क्वालिटी एजुकेशन, इसके ऊपर ज़्यादा आएगा। इलेक्शन मैनिफेस्टो बच्चे पढ़ के वोट करेंगे, पॉलिटिकल इंगेजमेंट बढ़ेगा, रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। अब अगेंस्ट में इसके क्या है, परसीव्ड लैक ऑफ मैच्योरिटी एंड नॉलेज, कॉग्निटिव एबिलिटी नहीं है, एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, पॉलिटिकल इंगेजमेंट वगैरह कैसे कर पाएंगे, डिसीजन कैसे लेंगे, जो लोग मना कर रहे हैं कि मत करो। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 40% 18-19 ईयर ओल्ड रजिस्टर टू वोट। ठीक है, उसके बाद वोट देने भी कम ही आते हैं ये। फिर उसके बाद इनकन्सिस्टेंसी विद अदर एज थ्रेशोल्ड, डिबेट होनी शुरू हो जाएगी। फिर एज, फिर अब देखो अगर आपने वोटिंग एज कम की ना, फिर ये कहेंगे भी शादी की उम्र भी घटाओ, फिर ये कहेंगे हम तो अल्कोहल भी परचेज करेंगे, हम तो मिलिट्री सर्विस में भी जाएंगे। आप एक काम करो और रास्ते इनके लिए खुल जाएंगे 16 साल के बच्चों के लिए। फिर ये 16-17 साल के जो बच्चे होते हैं, ये लॉजिकल एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस वाले मामला कैसे आ जाएगा, अवेयरनेस कैंपेन, इंफ्रास्ट्रक्चर एडजस्टमेंट, कॉस्ट बढ़ेगी हमारी, इतने बच्चों इतने सारे लोग आ जाएंगे तो कहाँ से फिर आप इतना कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाओगे। तो कह रहे हैं देखो इन मूविंग फॉरवर्ड जो डिबेट ये चल रही है कि एज कम करनी चाहिए, वोटिंग एज, इट इज़ एसेंशियल कि हम एडवोकेसी एफर्ट लगाएं। पहले हम ग्राउंड रियलिटी चेक करें, इन्वॉल्व करें एडोलेसेंस को इस प्रोसेस में कि वो कितने इंटरेस्टेड हैं। तो अर्ली प्लस कॉम्प्रिहेंसिव सिविक एजुकेशन चाहिए हमें स्कूल्स में, ऑन गोइंग रेगुलेशन, ताकि पॉलिटिकल इंगेजमेंट, ब्रॉडर हमारा पार्टिसिपेशन, ये सब बढ़ पाए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स एंड शॉर्ट्स भी हम अभी कवर करके ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। डिसरप्शन ऑफ पार्लियामेंट, 17वां लोकसभा सेशन चल रहा था, लोकसभा में 80% शेड्यूल टाइम होता है, फंक्शन किया गया। राज्यसभा में 73% इस बार देखा गया कि फंक्शनिंग हुई है। तो रीज़न क्या है इतने डिसरप्शंस के, क्योंकि पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा है, विजिबिलिटी पब्लिक में बहुत ज़्यादा, एंटी डिफेक्शन लॉ, फोर्स एमपीज टू फॉलो पार्टी विप्स, पार्टी की कहना मानना ही पड़ेगा, पब्लिक अटेंशन के लिए पॉलिटिकल पार्टी का लेस डिबेट टाइम रहता है, डिसरप्शन ज़्यादा हो जाता है। 1950s में इंडियन पार्लियामेंट 120 से 140 डे हर साल बैठती थी, अब वो कम ही होता जा रहा है। और उसके बाद डिसरप्शन इतनी है, आपके डिसरप्शन से इसका मतलब ये पता चलता है कि आपकी ठीक से डेमोक्रेसी फॉलो नहीं होती है। और आपको पता है 1 मिनट में आपके पार्लियामेंट का कॉस्ट रन करने का 2.5 लाख है, लगा लो 2.5 लाख्स। आपके पब्लिक ट्रस्ट टूटता है, पब्लिक भी कहता है क्या ये लड़ते रहते हैं, कौन पार्लियामेंट डिबेट देखने बैठे हैं या इनके डिसरप्शंस देखने बैठे हैं। डेडिकेटेड टाइम आप अपोजिशन को नहीं दे रहे हो। जब 20 दिन ऐसे ब्रिटिश पार्लियामेंट देती है तो आप क्यों नहीं दे रहे हो, और एथिक्स कमेटी को क्यों नहीं स्ट्रेंथन कर रहे हो, एनुअल कैलेंडर ठीक से क्यों नहीं बनाते, अनाउंस करो एट द बिगनिंग ऑफ हर ईयर, क्यों नहीं देते हो, करो इस काम को। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ जजेस इन हायर जुडिशरी में कई जजेस को रिमूव करा गया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अक्रॉस पार्टी लाइन सबमिट नोशंस कि भाई रिमूव करो जस्टिस यशवंत वर्मा को। 145 लोकसभा मेंबर्स ने साइन किया मोशन अगेंस्ट जस्टिस वर्मा, आर्टिकल 124, 217, सारे आर्टिकल्स को एक बार ज़रूर पढ़ लेना, लेकिन रिलेटेड टू दिस ये ओनली। राज्यसभा चेयरमैन ने भी भाई साइन किया कि भाई हटाओ इनको। अब रिमूवल ऑफ जजेस के लिए समझ लो प्रोविजंस क्या होते हैं। एक प्रोविज़न होता है आर्टिकल 124 का 4, यानी इसमें रिमूवल ऑफ जजेस इस बेसिस पर होती है कि आपने कोई मिसबिहेव किया है, आपने कोई इनकैपेसिटी, कोई अनसाउंड तरीके से काम किया है, या आपके पास 125 का आपने पार्लियामेंट में कोई रेगुलेट प्रोसीजर में कुछ मिसबिहेव किया हो। तो डील्स में ये सारे आर्टिकल डील कर रहे हैं रिमूवल ऑफ जजेस को लेकर। ठीक है, अब रिमूवल का प्रोसेस क्या होता है जजेस को लेकर, तो ये होता है कि भाई रिमूवल मोशन जाता है, 100 मेंबर्स उस पर साइन करते हैं लोकसभा से, और राज्यसभा में 50 मेंबर, फिर स्पीकर उसको देखता है और उसके बाद 3 मेंबर कमेटी बैठती है, चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करती है। सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसमें, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होता है। अगर कमेटी को पता चल गया कि भाई इसने मिसबिहेव किया या कुछ इनकैपेसिटी है, तो कमेटी के हाउस पूरा मोशन कंसिडर करता है, फिर पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी से इनको अप्रूवल मिल जाता है, और आफ्टर द पैसेज ऑफ द टाइम आपका प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस है। ठीक है,
नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविक सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल द्वारा, और इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन मिशन कर्मयोगी, इसको सर देखो इसको सारा ध्यान यही है मिशन कर्मयोगी का कि कम्पिटेंट प्लस फ्यूचर रेडी हमें सिविल सर्वेंट तैयार करने हैं ताकि इफेक्टिव हमारी पब्लिक सर्विस डिलीवरी और आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम बेसिकली किया जा रहा है। इसमें 8 पिलर्स पे ध्यान दिया जा रहा है, ट्रेनिंग नीड्स, फैकल्टी का मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन, ट्रेनिंग सपोर्ट, ये सब कुछ दिया जा रहा है ताकि इनको आगे से आगे बढ़ाया जाए। एक हाइब्रिड प्रोग्राम है और 2021 में ही कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशंस को बिठाया था। इसका काम ही यही है ट्रेंड करना। 3 मेंबर कमेटी इसमें लोग होते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडी, और इसका काम है इसका हर साल रिपोर्ट्स वगैरह को भी बनाना। मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट टॉपिक दैट इज़ बिल ऑफ लीडिंग बिल्स, ये पास हुआ। अब बिल ऑफ लीडिंग बिल बेसिकली क्या होता है, ये ना अपडेट करना, सिंप्लीफाई करना लीगल फ्रेमवर्क्स को शिपिंग डॉक्यूमेंट को लेकर। आपको पता होगा बिल्स ऑफ लीडिंग जो होता है वो बेसिकली एक शिपिंग डॉक्यूमेंट की तरह होता है ये, ठीक है ना। इसमें पूरी डिटेल होती है कि गुड्स कहाँ से गया, कैसे कैरी कर रहा है, कितना माल लाद के गया, सब कुछ इसमें लिखा होता है। इसको लदान पत्र, लदान बिल भी कहा जाता है, बिल ऑफ लीडिंग को, ठीक है। इस बिल ऑफ लीडिंग का मतलब ही है डॉक्यूमेंट जो फ्रेट कॉरियर्स के लिए होता है, टाइप, क्वांटिटी, कंडीशन, ये सारा उसमें लिखा होता है। तो ये बिल 2025 में पास अभी हुआ है। आज के लिए इतना ही, कल इंटरनेशनल रिलेशंस करेंगे। हैव अ नाइस डे टू ऑल।